जाति वो है जो कभी नहीं जाती। भारत में धर्म के साथ एक जाति की खाई भी बनी। जो एससी और एसटी हैं उनके लिए पॉपुलेशन के अनुपात में रिजर्वेशन रहे कि भारत में 52% ओबीसी। अब यदि 52% ओबीसी हैं तो उनकी हिस्सेदारी का क्या? और इसीलिए कहा गया कि जातिवाद सही है या गलत ये इस बात से तय होगा जब तक उच्च वर्ग का प्रभुत्व रहेगा तब तक तो रहेगा, लेकिन जैसे ही निम्न वर्ग में चेतना आएगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो करेगा जाति की बात उसको पड़ेगी लात। तो लोग सच बोल रहे हैं इसकी क्या गारंटी? कागज तो नहीं देखे जाते थे। तो ये दो मुद्दे समसामयिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में पिछले 4-6 महीनों की जितनी भी बातें होती हैं यदि आप उनका उल्लेख करते हैं आंसर्स में कहीं ना कहीं तो वो मेंस में एक पॉजिटिव असर रखता है। सबसे पहले मैं चर्चा कर दे रहा हूं कास्ट सेंसस पे। कास्ट सेंसस को समझने के लिए सबसे पहले तो हम समाजशास्त्र में जो कास्ट को समझते हैं उसको समझना जरूरी है। फिर कास्ट को समझने के बाद यह समझना जरूरी है कि कास्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या होते हैं। फिर तीसरे स्तर पर यह जानना है कि ये जो कास्ट सेंसस है इसका इतिहास क्या रहा है और वर्तमान क्या है। और फिर जानना है कि इस कास्ट सेंसस से क्या पॉजिटिव होंगे और क्या नेगेटिव होंगे। और फिर इस कास्ट सेंसस का एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि राजनीतिक दल इस कास्ट सेंसस पर अपनी अपनी भूमिका अलग अलग क्यों रखे हुए हैं और इनकी भूमिका समय के साथ क्यों बदल रही है। सबसे पहले यदि बात की जाए कि कास्ट क्या है तो आपने सुना होगा, मैंने समाजशास्त्र में कहा भी था कि जाति व्यक्ति की एक पहचान है, आइडेंटिटी है। और ये जो पहचान है ये एक स्थायी पहचान है क्योंकि कहा जाता है जाति वो है जो कभी नहीं जाती। जाति वो है जो कभी नहीं जाती। फिर जाति व्यक्ति की पहचान होने के साथ उसके आर्थिक सामाजिक अधिकारों का परिचायक भी है क्योंकि जाति इक्वल्स टू रोटी प्लस बेटी। रोटी अर्थात आय अर्जन व्यवसाय और बेटी अर्थात वैवाहिक संबंध नातेदारी मित्रता, ये सारी जो चीजें। और इस तरीके से जाति नस्लीय पहचान, आर्थिक पहचान, सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान, हर चीज को अभिव्यक्त करने वाली चीज है। पर यदि आपको याद हो तो जाति सामाजिक स्त्रीकरण से निकलती है और इसका मतलब है कि यदि जाति होगी तो समाज के अलग अलग स्तर भी होंगे और समाज के इन अलग अलग स्तरों के बनने से यानी जाति से कुछ फायदे भी हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी। यदि हम फायदों की बात करें तो जाति से होने वाला सबसे बड़ा फायदा जो है वो है जाति आधारित या क्या कहेंगे योग्यता आधारित। यदि हम जाति व्यवस्था को देखें, वर्ण व्यवस्था को देखें तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क से निकलने वाला स्पेशलाइजेशन, पारिवारिक कौशल, व्यक्तिगत कौशल, मानवीय कौशल, जो जिस जाति में पैदा होता है उस जाति की व्यावसायिक योग्यता को समय के साथ धारण करता है। और यदि उसमें कौशल है तो फिर आएगी उसमें नियोज्यता, एम्प्लॉयबिलिटी। हमने कहा था कि बेरोजगार ये शब्द तो फारसी शब्द है, अंग्रेजों ने अनएम्प्लॉयमेंट दिया और उन्होंने फारसियों ने बेरोजगारी। भारत में तो बेरोजगारी जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी क्योंकि व्यक्ति पैदा होते ही रोजगार ले लेता था, अपनी जाति का रोजगार। और फिर नियोज्यता से आती है उत्पादकता, उत्पादकता से आती है आय और आय से आती है संपन्नता, यानी जाति आपको संपन्नता तक लेकर जाती है। तो जाति बुरी कैसे? फिर जाति का जो दूसरा पक्ष है वो भी तो महत्वपूर्ण है, जहां जाति सामाजिक एकता का प्रतिबिंब है, जहां जाति सामाजिक सहयोग का प्रतिबिंब है, जहां जाति सुरक्षा की भावना को लेकर आती है, जहां जाति एकजुट प्रयासों को लेकर आती है, जहां जाति सहकारिता को लेकर आती है। और इसीलिए कहा गया कि जातिवाद सही है या गलत ये इस बात से तय होगा कि जाति किस इंटेंशन से एक साथ आ रही है। यदि अपने विकास के लिए एक साथ आ रही है
अपने प्रयास के लिए एक साथ आ रही है, साझा विकास, साझा प्रयास, साझे प्रयास, तो जातिवाद गलत नहीं है। लेकिन यदि जाति दूसरी जाति से प्रतिस्पर्धा करके उसके अधिकारों को छीनकर अपने हितों को लाना चाहती है, दूसरी जाति के साथ वाचिक या हिंसात्मक संघर्ष से जुड़ जाती है, तो जाति गलत है। तो जातिवाद हमेशा गलत नहीं होता, करेक्ट है। लेकिन यही जाति जब योग्यता आधारित से जन्म आधारित हो जाती है, तो जाति में गतिशीलता यानी मोबाइलिटी यानी अंतरक्रिया धीरे धीरे कम होती जाती है। और मोबाइलिटी यदि कम होती जाएगी तो जाति में निर्योग्यता जुड़ती जाएगी, सामाजिक निर्योग्यता, कि आप ये परंपरा, उत्सव, त्योहार, मान्यता इनको मान नहीं सकते। धार्मिक निर्योग्यता कि आप मंदिर नहीं जा सकते, इन जगहों का प्रयोग नहीं कर सकते। आर्थिक निर्योग्यता, आप इसके अलावा कोई और व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मोबाइलिटी को उन्होंने रोक दिया है। और फिर इससे आगे चलकर पैदा होता है ऊंच नीच की भावना। ये ऊंच नीच की भावना आगे चलकर बनती है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी हाँ, छुआछूत की भावना। और फिर इन सब का समावेशी असर जो होता है वो होता है कि अगड़ा पिछड़ा के बीच की दूरी इतनी बढ़ती जाएगी कि वो दूरी जो रहेगी वो सामाजिक दूरी, आर्थिक दूरी, मनोवैज्ञानिक दूरी में बदल जाएगी। और वो मनोवैज्ञानिक दूरी एक तरीके से समाज में एक स्थायी विभाजन पैदा कर देगा। और वो विभाजन जब तक उच्च वर्ग का प्रभुत्व रहेगा तब तक तो रहेगा, लेकिन जैसे ही निम्न वर्ग में चेतना आएगी, चाहे शिक्षा से, चाहे आरक्षण से, चाहे वोट बैंक के अवेयरनेस से, तो वो विभाजन जो रहेगा वो संघर्ष में पैदा होगा, जिसे जातिवादी संघर्ष कहते हैं। और यही जाति से निकलने वाले नुकसान है। अब इन्हीं फायदे और नुकसान को आगे ले जाकर जातिगत जनगणना की बात की जाती है। जातिगत जनगणना का विचार जब पहली बार लाया गया तो उद्देश्य यही था कि वंचितों की पहचान की जाए, विपन्नों की पहचान की जाए, ताकि अंत्योदय की शुरुआत की जाए। इवन अंग्रेजों ने भी इसी सोच से किया। वेलफेयर प्रोग्राम्स का सफलता इस बात पर टिका है कि आप इनकी टारगेटिंग सही से करें। कोई भी कल्याणकारी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक लक्षण सही से ना हो। और लक्षण यदि सही से करना है, टारगेटिंग यदि सही से करना है, तो ये पहचानना तो पड़ेगा ना कि पिछड़ा कौन है। जैसे भारत में गरीबी इसलिए दूर नहीं हो पाई कि हम जान नहीं पाए गरीब कौन है, तो पिछड़ापन इसलिए दूर नहीं हो पाया कि हम पहचान नहीं पाए कि पिछड़ा कौन है। ये शुरुआती दौर की बात है। आज की दौर में स्थितियां बदल गई। आज के दौर में हुआ ये कि हमने जब पिछड़ों के लिए काम किया तो पिछड़ों में पिछड़े और पिछड़ते गए और पिछड़ों के अगड़े आगे बढ़ते गए। तो अब जो डिवाइड है वो अगड़े पिछड़ों की नहीं, पिछड़े और पिछड़ों की है। वो आज की जातिगत जनगणना में आएगा। लेकिन उस दौर में तो इसी उद्देश्य से किया गया और इसलिए 1872 में जो अनौपचारिक जनगणना हुई, अनौपचारिक इसलिए कि पूरे ब्रिटिश भारत में एक साथ नहीं हुई थी, कुछ हिस्सों में अलग अलग टाइम पर हुई थी। फिर 1881 से औपचारिक जनगणना हुई और 1931 तक जो लगातार जनगणनाएं हुई उसमें जातिगत जनगणना की जाती रही, जहां पर ठीक सभी से उनकी जातियां जो पूछी गई ताकि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति की जानकारी लेकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू किया जाए। लेकिन 31 में ही 3-4 चीजें आइडेंटिफाई हो गई जो जातिगत जनगणना से प्रॉब्लमेटिक थी। एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि उस समय देश में अगड़ेपन की लड़ाई थी, कोई पिछड़ा नहीं होना चाहता था। तो लोग जो जातिगत सेंसस में उनसे जब पूछा जाता था, आपने सोशियोलॉजी में प्रश्नोत्तर विधि सुनी होगी, एक अनुसूची विधि सुनी होगी, तो जाकर जब पूछते हैं कि भाई कैसा है, तो लोग सच बोल रहे हैं इसकी क्या गारंटी, कागज तो नहीं देखे जाते थे। तो लोग अपनी जाति अलग बताने लगे। 31 तक वर्ण भी पूछ लिया जाता था, फिर वर्ण पूछना बंद किया हमने। इवन एससी समुदाय के लोग भी अपने आप को वर्ण में क्या मानने लगे, क्योंकि अगड़े होने की लड़ाई थी। तो पहला तो ऑथेंटिक डेटा ही नहीं मिलता था, क्योंकि जवाब देने वाले सही जवाब नहीं दे रहे थे। क्या आज ये समस्या नहीं है? आज हम कागज लेंगे या आज भी जाकर पूछेंगे? जब पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन किस जाति का है? दूसरी दिक्कत यह हुई कि जब हमने ये सारा डेटा कंपाइल किया, यानी
इकट्ठा किया, तो जब आंकड़े हमको सही से नहीं मिले तो हम उससे टारगेटिंग सही से नहीं कर पाए। तीसरा, अंग्रेजों का इंटेंशन कभी भी अंत्योदय जैसी चीज नहीं थी। उनकी सोच में भी कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल था, रिलीजन नहीं तो कास्ट के बेस पे। और उन्होंने इस डिवीजन को, इस खाई को बड़ा किया। चाहे 1932 का मैकडोनल्ड अवार्ड ले लो, वो तो पूना पैक्ट से सेटल डाउन हो गया। तो वो चाह रहे थे कि भारत में धर्म के साथ एक जाति की खाई भी बने, शायद ये मंशा भी थी, इसलिए वो जातिगत जनगणना करवाते थे। इन दोनों प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी डेटा की और बिहेवियरल प्रॉब्लम थी डिवीजन की, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया 51 से जब आजाद हुए कि हम कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे। तो जब हमने कास्ट सेंसस नहीं करवाया तो हमारे पास मोटे तौर पर एससी एसटी की हम गणना करते थे, और एससी एसटी को पिछड़ा मानकर हम ये कह लेते थे कि भाई जो एससी और एसटी हैं उनके लिए पॉपुलेशन के अनुपात में रिजर्वेशन रहेगा, स्कूल्स में रहेगा, कॉलेजेस में रहेगा, सरकारी सीट उस पर रहेगा, नौकरियों में रहेगा, उसके बाद आपके विधानसभा में रहेगा, लोकसभा में रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये कहा गया कि एससी एसटी तो ठीक है, ओबीसी का क्या, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी तो ओबीसी है। और यदि आप 31, 51 के सेंसस पर भी जाएं तो उस समय भी ये कहा गया 31 के सेंसस पे जो लास्ट जनगणना हुई थी कि भारत में 52% ओबीसी। अब यदि 52% ओबीसी हैं तो उनकी हिस्सेदारी का क्या? और यही वो दौर है 60s के बाद जहां पर कास्ट पॉलिटिक्स भारत में इमर्ज होती है। तमिलनाडु में डीएमके इसको इवॉल्व करता है, वहां पर आपके आंध्रा में तेलुगु देशम है, कर्नाटक में जनता दल है, और नॉर्थ इंडिया में फिर जेपी मूवमेंट के दौरान यादव पॉलिटिक्स, आप समझ रहे हैं ओबीसी पॉलिटिक्स जो है, तो जेडीयू आता है। जेडीयू तो बात की बात है, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, इवन जयप्रकाश नारायण के स्लोगन की भी बात की जाती है, ठीक, कि 60% आबादी की 60% हिस्सेदारी। और काशीराम जी आते हैं, वो कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये वो दौर है जब ओबीसीज और एससीज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो एक साथ आ रहे हैं और भारत में पिछड़ों के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। तो काका कालेलकर आयोग बनेगा 53 में, फिर आपका मंडल आयोग बनेगा, और मंडल आयोग जो रिकमेंड करेगा वो 31 के सेंसस पे 52% पॉपुलेशन के लिए 27% रिजर्वेशन की बात करेगा। उस रिजर्वेशन से ही देश में आग लग जाएगी। आपने सुना होगा गोस्वामी नाम के एक लड़के ने आत्मदाह किया था और भारत में कितनी आग लगी थी 90s की शुरुआत में। लेकिन 90s के बाद भारत की राजनीति में मंडल कमंडल शब्द आ जाएंगे। मंडल कास्ट पॉलिटिक्स, कमंडल रिलीजियस पॉलिटिक्स। कमंडल मतलब राम जन्मभूमि, मंडल मतलब कास्ट पॉलिटिक्स। और ये दोनों धाराओं पर राजनीति चलने लगेगी। इन दोनों धाराओं पर चलते चलते राजनीति अपने अपने तरीके से, जो मंडल की राजनीति कर रहे हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स से अपना काम कर रहे थे, और जो कमंडल की राजनीति कर रहे थे उनको अपने वोट मिल रहे थे, और एक बैलेंस बना हुआ था। हुआ ये कि 2014 के बाद कमंडल ने मंडल को दबा दिया और जातियों का जो विभाजन था वो एकजुट होकर हिंदू हो गया। जब हिंदू हो गया तर 80 साल तक कास्ट सेंसस के बारे में सोचा ही नहीं। उसने कहा कि धर्म का जवाब क्या हो सकता है? जाति हो सकता है। तो उसने रीइग्नाइट किया उस मुद्दे को कि भाई ओबीसीज के रिप्रेजेंटेशन का क्या, ये 50% की लिमिट सही नहीं है, हमें वेलफेयर प्रोग्राम्स को सही से ओबीसीज तक ले जाने की जरूरत है। कई ऐसी जातियां हैं जो एससी में शामिल नहीं है लेकिन एससी होने का दर्जा रखती हैं, या उनको जरूरत है तो उनको एससी में डाला जाना चाहिए। और इन्हीं आधारों पर यह कहा गया कि कास्ट सेंसस को लाना जरूरी है। सत्ताधारी दल एक डायलेमा में था। डायलेमा में यह था कि यदि मंडल को आगे बढ़ाया तो कमंडल खतरे में ना आ जाए, तो इसलिए उसने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। और उसकी वेट एंड वॉच की नीति यह थी कि भाई उन्होंने मना नहीं किया लेकिन हां भी नहीं कहा, और उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने मना कहा, हम कास्ट सेंसस के विरोध में नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि कास्ट सेंसस के समर्थन में। अब इसको यूटिलाइज करना नेताओं ने शुरू किया, संसद में कहा कि हम तो करवा के रहेंगे ऐसा वैसा। पिछले चुनाव में, यदि 2019 के 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये हिंट हुई कि कमंडल की राजनीति को मंडल की राजनीति डेंट कर रही है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में देखा।
इवन महाराष्ट्र में देखा इन्होंने, जहां जहां रिजर्वेशन की मांग बढ़ रही थी उन जगहों पर सीटों को डेंट हुआ और उन्हें लगा कि कहीं ये मैसेज तो नहीं जा रहा है कि हम अपर कास्ट ब्राह्मण बनियों की पार्टी टैग लगा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में भाई सत्ता बनाए रखना तो जरूरी है, तो कास्ट सेंसस पर एक डिसाइसिव निर्णय लेना जरूरी था। अब डायलेमा यह है कि सरकार के ही कई नेता खुले मंच से ये कह चुके हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको पड़ेगी लात, जाति जनगणना गलत है, सुना होगा आपने। और कई नेताओं ने जाति की बात कैंसिल कर दी क्योंकि 24 के रिजल्ट्स, आगे जिन राज्यों में चुनाव हैं, ये बात समझ में आ रही है, और कहीं मंडल कमंडल पर हावी ना हो जाए, इन सारी चीजों, हिंदू डिवाइड ना हो जाए। हिंदू एक पहचान है, जातियों में बढ़ जाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर शायद सरकार ने यह निर्णय लिया है, जो पॉलिटिकल कंबशन है, जो आइडियोलॉजिकली और इन जनरली सरकार के साथ सिंक नहीं करता था। लेकिन यदि ये हो जाता है और सही ढंग से होता है तो सरकार इससे भी पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कर सकती है। अभी मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, पर अभी के लिए ये मुद्दा तो डाइल्यूट हो गया कि ये लोग जाति जनगणना के विरोधी हैं। दूसरी बात, यदि ये जनगणना हो जाती है तो फिर ये मामला आएगा कि रिजर्वेशन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, एक मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर सरकार को चिंता हो सकती है, क्योंकि यदि रिजर्वेशन बढ़ाया गया तो इंदिरा साहनी वायलेशन से लेकर अपर कास्ट की नाराजगी तक, क्योंकि ये माना जाता है कि इफ नॉट दिस पार्टी तो और कोई पार्टी तो करेगी नहीं, बाकी तो बोल रहे हैं हम सब दे देंगे। लेकिन सरकार यहां यह भी देख रही है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले सब कैटेगराइजेशन का नियम लाया था, और सरकार की मंशा है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में आरक्षण के लिए हकदार हैं। हुआ यह है कि 31 के सेंसस से ले लें अभी तक यदि, या हम 47 के बाद से ले लें, तो 67 के अराउंड जातियां हैं। इनमें से 50 की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ 17 को फायदा हुआ है। वो 17 को क्रीमी लेयर से बाहर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही सब कैटेगराइजेशन की बात हुई कि एससी में ये वर्ग, एसटी हटा दीजिए, अभी ओबीसी में ये वर्ग जो है इनको अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, तो ओबीसी में तो क्रीमी लेयर है लेकिन एससी में नहीं है। तो शायद इस सेंसस के बाद सरकार के पास उपवर्गीकरण का एक लॉजिक रहेगा कि देखो भाई, पिछले सालों के आरक्षण में इन समुदायों को फायदा हुआ है तो अब इनको आरक्षण से बाहर करेंगे, क्योंकि अंबेडकर जी ने भी कहा था कि आरक्षण स्थायी व्यवस्था है नहीं। तो वो मधुमक्खी का छत्ता जिसको ये लोग अभी तक देख भी नहीं सकते थे, अब उसको छूने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। नेचुरली इससे उन अगड़ी पिछड़ी जातियों को नुकसान होगा जो आरक्षण का लाभ लेकर लगातार संपन्न होते जा रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये फिर टेक्निकली कह लीजिए, फिलोसफिकली कह लीजिए, सेंसिबली कह लीजिए, गलत तो है नहीं, क्योंकि आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको उनकी ज्यादा जरूरत है। ये वाला एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सकता है। लेकिन जो दूसरी चिंता है वो ये है कि इससे सामाजिक विभाजन बहुत गंभीर बढ़ सकता है। अब जातिगत विभाजन, यदि और आरक्षण की परसेंटेज बढ़ा दी जाती है तो अपर लोअर की लड़ाई होगी। यदि लोअर में किसी को बाहर कर दिया जाता है तो लोअर की लड़ाई होगी। तीसरी चीज, पहले हम अगड़ेपन की दौड़ में थे, अब पिछड़ेपन की दौड़ में आएंगे। हर कोई बोलेगा मैं भी पिछड़ा, मैं और भी पिछड़ा, तो हर कोई रिजर्वेशन के लिए अब और बैकवर्डनेस की रेस की तरफ चला जाएगा। देश में हो सकता है जातीय संघर्ष, जातीय दंगे जैसी स्थितियां भी बन जाएं। तो बेसिकली कास्ट सेंसस इस समय दुधारी तलवार की तरह है, लेकिन सरकार के पास उस पर चलने के अलावा कोई विकल्प है नहीं। तो जैसे सरकार इस उम्मीद में है कि इस जातिगत जनगणना के समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, तो आप भी अपनी फिंगर क्रॉस रखकर क्या सोचिए कि इससे अमृत निकलेगा। और यदि इससे कुछ विष निकलता है तो आपको हमको इसे समान रूप से धारण करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े उद्देश्य के लिए छोटी कीमत सबको चुकानी पड़ती है। लेकिन आज के दौर में जातिगत जनगणना को नकारना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से फीजिबल नहीं है, मतलब अनिवार्य
है, अपरिहार्य स्थिति है, इसको नकारना संभव नहीं है। और इसलिए जातिगत जनगणना एक यथार्थ है,